तो चलिए भाई, आज की क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक और हर एक बात को कवर करते हुए हम इसीलिए चल रहे हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी किताबें जो है वो उठानी ना पड़े, सिर्फ वीडियो देखकर ही आपका काम चल जाए। सबसे पहली बात करते हैं, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और उसके कंपाउंड यानी उसके यौगिकों को पढ़ते हैं। 1815 में जो साइंटिस्ट था उसका नाम था बर्जीलियस। उसने एक सिद्धांत थियरी दी थी जिसका नाम था क्या, वाइटल फोर्स थियरी। आपको बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से सुनते हुए चलना है। उसने कहा था जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको कोई ऐसे प्रिपेयर नहीं कर सकता है, वो एक मिस्टीरियस फोर्स का मतलब कोई जादुई ताकत से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि 1815 की बात है, आज की नहीं है। वो ताकत केवल किस में एग्जिस्ट करती है, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जैसे प्लांट हो गए या ह्यूमन हो गए, केवल वही बना सकते हैं। जैसे डीएनए बाहर कोई नहीं बना सकता था, प्रोटीन नहीं, यूरिया नहीं, एसिटिक एसिड नहीं, मीथेन उस टाइम पर ये बाहर नहीं बना पाए थे, लैब में नहीं बन पा रहे थे। तब इसीलिए इसने थियरी दी थी कि वाइटल फोर्स थियरी। इसने कहा ये सिर्फ कोई जादुई ताकत ही बना सकती है इनको। लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बाद में परफॉर्म हुए जिनसे इन सब को बाद में लैब में प्रिपेयर कर लिया गया। 1828 में ही वोहलर ने इस थियरी को एकदम रिजेक्ट कर दिया, कहा ये सब बकवास है। उसने यूरिया को बनाया अमोनियम साइनेट से, NH4CNO अमोनियम साइनेट है, उसने लैब में अमोनिया को बनाया। 1845 में कोल्बे ने एसिटिक एसिड को बना के दिखा दिया कार्बन और हाइड्रोजन से। बर्थलोट ने 1856 में मीथेन गैस भी लैब में बना के दिखा दी। इसका मतलब ऐसी कोई, इट वॉज वेरी क्लियर कि ऐसी कोई जादुई ताकत की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट वॉज क्लियर दैट नो मिस्टीरियस फोर्स वॉज रिक्वायर्ड। तो अब अगर ऐसा नहीं है तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक नई डेफिनेशन की आवश्यकता होगी, और वो क्या है, वो कहता है इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिनमें जनरली यूजुअली मतलब कि या तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं कार्बन के साथ, या फिर वन और मोर एडिशनल एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और उसके साथ हाइड्रोजन या फिर कोई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह ये सब जुड़े होते हैं, तो इनकी हम स्टडी करते हैं, इनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड, हालांकि आप अगर देखें जैसे CO, CO2, H2O, C3, मेटल कार्बोनिल किसको बोलते हैं, मेटल के साथ अगर CO जुड़ा होता है इसको मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कार्बोनेट किसको बोलते हैं, CO3 2 नेगेटिव, कार्बाइड C4 नेगेटिव। कार्बाइड और तरीके के भी हो सकते हैं, C2 2 नेगेटिव, C3 4 नेगेटिव। ये सब मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा, हम एक एक करके अलग अलग पार्ट में केमिस्ट्री के इनको पढ़ते चलेंगे। इन्होंने कहा है कार्बाइड साइनाइड्स बोलते हैं C नेगेटिव को। इनकी जो ज़्यादा रिजेम्बलेंस मतलब ये किसकी तरह है, इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी इनके अंदर ज़्यादा होती है, इसलिए इनको वहीं पे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सारी बातें सुनते रहिए, एक एक क्वेश्चन आपका मेरी बताई हुई बातों में से आ जाएगा। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब फाइनली हम क्या कह रहे हैं, एक तरीके से हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव होता है व्युत्पन्न, यानी कि हाइड्रोकार्बन क्या हुए, पहली बात तो ये भी कुछ बच्चे पूछ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं, वो यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं सिर्फ। जैसे अगर मैं पूछूं क्या मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, तो आंसर होगा बिल्कुल, ये एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। एंड देयर डेरिवेटिव मतलब कि एक H हट के कुछ और लग जाए, CH3 की जगह Cl लग जाए, वो हम देखेंगे, तो ये उसका डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव मतलब जो हाइड्रोकार्बन से बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे और उनसे बनने वाले जो यौगिक, वैसे तो व्युत्पन्न वर्ड है, डेरिवेटिव्स जो है उनकी स्टडी को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अब थोड़ा सा एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कार्बन की स्टडी है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। बचपन में कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते थे, जब हम नहीं जानते थे क्वांटम नंबर क्या होते हैं, तो 2 और 4 लिखते थे, लेकिन अब तो हम जानते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p2। अब हम जानते हैं शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं।
तो कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन इजीली दान कर सकता है, ना ही गेन कर सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी बहुत अधिक एनर्जी चाहिए और गेन करने के लिए भी। इसीलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, शेयर करता है, और इसी वजह से जो टाइप ऑफ बॉन्ड है वो कैसे बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़कर आए होंगे टाइप ऑफ बॉन्ड में। कार्बन टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब है जो 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जिसका रीज़न आप समझ ही गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 को साझा करेगा तो टेट्रावैलेंट है। हाइड्रोकार्बन मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ क्या होते हैं, तो इसको वैसे तो आप लिखेंगे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो, बस ये दोनों प्रेजेंट हो, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे बाकी सभी कंपाउंड बनाए जाते हैं हाइड्रोजन को हटा हटा के, वही बात हुई। तो हाइड्रोकार्बन इसने किस तरीके से डिफाइन किया है कि अगर आप मान लीजिए यहाँ Cl लगा दें हाइड्रोजन को हटा के, तो एक कंपाउंड बन गया। तो हाइड्रोजन को हटा हटा के जिससे सारे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। R से इसका सिंबल है, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। अब देखिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 भाग में मैंने डिवाइड किया है। एक होते हैं ओपन चेन, एक होते हैं क्लोज चेन। ओपन चेन को ही एसाइक्लिक या एलिफेटिक कह रहे हैं ये, और जो क्लोज चेन वाले होते हैं उनको साइक्लिक, देखो ऐसे साइक्लिक, इसको क्लोज चेन कह रहे होंगे, या रिंग कंपाउंड भी कहते हैं। तो आप देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो ओपन चेन होंगे या फिर क्लोज चेन। ओपन चेन में चेन एकदम स्ट्रेट हो सकती है। स्ट्रेट का मतलब है उसकी कोई ब्रांच नहीं है, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ हो, ठीक है। ब्रांच चेन में कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन और उसकी कोई ब्रांच हो, इधर ब्रांच हो, तो ये होते हैं ब्रांच्ड, ठीक है। और अगर हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करें जो यहाँ पे है क्लोज चेन वाले, तो होमोसाइक्लिक का मतलब है कि सारे के सारे ही कार्बन है। होमो मतलब सेम होता है, हर परमाणु, हर एटम कार्बन है। हेट्रो का मतलब होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल ही बना हुआ है, कार्बन 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 के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन। हेट्रो का मतलब है कोई विषम या कोई दूसरा एटम भी अगर प्रेजेंट हो तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। अब होमो वाली में 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। एरोमेटिक का पूरा डिटेल में जीओसी में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि क्या होते हैं कंपाउंड। बेंजानोइड मतलब जिसमें बेंजीन रिंग आती है, बेंजीन रिंग आप लोगों ने सुनी है ना, ये C6H6। जिनमें बेंजीन रिंग नहीं आती है वो भी अगर एरोमेटिक होते हैं तो उनको नॉन बेंजानोइड कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ना ही रटनी है ना ही ये पेपर में आएगी, बहुत आसान आसान सी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान से सुननी है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड डिग्री ऑफ कार्बन, इसको एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलिए तो आप लोगों को मैं इसको दिखाता हूं क्या होते हैं ये। अगर हम सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें और अधिक किसी चीज़ को ऐड नहीं कर सकते हैं हम। तो यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होंगे। तो अगर कहीं भी उस कंपाउंड में कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे ही सिंगल बॉन्ड हैं। अगर सारे ही सिंगल बॉन्ड हैं तो आप लोग कहेंगे कि वो जो कंपाउंड है कैसा है, सैचुरेटेड है। लेकिन अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आप कहेंगे, ट्रिपल में 2 P नहीं आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो आप लोग कहेंगे कि सर वो जो कंपाउंड है वो कैसा है, अनसैचुरेटेड है। और मैंने क्यों कहा कि सैचुरेटेड में फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं है, अनसैचुरेटेड में फर्दर एडिशन पॉसिबल है। मान लो C डबल बॉन्ड वो O डबल बॉन्ड C है और 2 H है। अब अगर आप लोगों ने हाइड्रोजन को ऐड करा तो ऐसा हो सकता है कि एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाए और एक ये बॉन्ड टूट जाए और ये वाला हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाए। चलिए मैं एक एक स्टेप में करके दिखाता हूँ क्या बनेगा। ऐसा हो सकता है कि जब हम इनको ऐड करें तो C पे 2 H तो पहले से ही थे, 2 H इधर थे और ये डबल बॉन्ड टूट के इस पे H जुड़ जाए। तो फर्दर एडिशन जिस पर संभव है कि और ज़्यादा ऐड किया जा सकता है तो वो अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। क्लियर है। तो सिंपल लैंग्वेज में तो ये हुआ जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में हुआ वो अनसैचुरेटेड, जिसमें सारे सिंगल हुए वो क्या हुआ, सैचुरेटेड। इसके अलावा आप लोग ये बात भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम डिग्री ऑफ कार्बन की बात करते हैं, कौन सा वर्ड है आपके लिए, डिग्री ऑफ कार्बन।
डिग्री ऑफ कार्बन होती है कि जिस कार्बन की डिग्री पूछी हो उस कंपाउंड को देके, आप सिर्फ उसको देखिए वो कितने कार्बन से जुड़ा है, जितने कार्बन से वो आगे जुड़ा होगा वही उसकी डिग्री होगी। मान लो मैं कहूँ CH3 CH2, इस कार्बन की डिग्री क्या है, तो आप जानते हैं ये वाला जिस कार्बन की डिग्री पूछी हो ये सिर्फ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक। आप ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, H H H H2 मान लो यहाँ पे कुछ Cl था, Cl, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक से जुड़ा हुआ डायरेक्ट। तो आप समझिए डिग्री ऑफ कार्बन होता है कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हो कितने नंबर ऑफ कार्बन से, वही उसकी डिग्री होगी। तो ये कितना हुआ, 1 डिग्री। ये वाले कार्बन की डिग्री क्या हुई, ये भी एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तो 1 डिग्री। मान लो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, CH3 CH, CH3 CH3 Cl, इस कार्बन की डिग्री कितनी है, तो आप देखते हैं डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, तो ये कितना हो गया है, 3 डिग्री। तो इस तरीके से कार्बन की डिग्री 1 डिग्री हो सकती है, 2 डिग्री हो सकती है, 3 डिग्री हो सकती है, 4 डिग्री हो सकता है, ठीक है, और 0 डिग्री भी हो सकता है, जैसे कि CH4 कार्बन एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से डिग्री हो सकती है, 1 डिग्री को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, इस तरीके से नाम दिया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को मैंने इसका बेसिक आइडिया जो है वो क्लियर कर दिया है। तो अभी तक जो हमने क्लासिफिकेशन किया है उसके बेसिस पर आप इन कंपाउंड्स को पहचानिए। देखिए तो इसको हम किस में बोलेंगे, एलिसाइक्लिक में, क्लियर है। ये जो है इसका नाम क्या है, नियोपेंटेन। अब ये कॉमन नाम जरूर ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में कॉमन नाम कई बार कंफ्यूजन कर सकते हैं। ये किस टाइप का है, ब्रांच। देखो अगर ये तीनों ही जुड़े होते तो ये होता अनब्रांच या फिर स्ट्रेट चेन, लेकिन इसकी ब्रांच है तो ये ब्रांच की कैटेगरी में आ गया है। एसिटिक एसिड में कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड है। तो आप देखिए कार्बन की चेन तो स्ट्रेट ही है, 2 कार्बन जुड़े हुए डायरेक्टली, तो स्ट्रेट चेन टाइप आ गया है। इसके अलावा ये सारे बेंजोनोइड कंपाउंड है, इनके नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। बेंजीन पे CH3 जोड़ो तो टोल्यूइन, एनिलीन, फिनोल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, एनिसोल। ये क्या है, नैप्थलीन, 3 जोड़ी हो तो एंथ्रासीन, और ये इस तरीके से जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं फिनेंथ्रासीन। तो ये सिर्फ सुनते जाइए, क्योंकि जब पूरी ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो रैंडमली मुझे कुछ भी इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए मुझे इस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ाना आवश्यक है। अब देखिए ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं बाइफिनाइल, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम बाइफिनाइल को पढ़ेंगे। बेंजीन आ गया तो बेंजोनोइड कंपाउंड ऑटोमेटिकली हो गए हैं। एरोमेटिक क्या होते हैं ये आपको GOC पढ़ के ही पता चलेगा। ट्राइफिनाइल कंपाउंड में 3 जुड़े हुए हैं, इनके नाम भी आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। इन जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ये PDF आपको ऐप पर अवेलेबल ऑलरेडी मिलेगी। इसका नाम है, अगर ऑक्सीजन हो तो इसका नाम है फ्यूरान, ठीक है। ये है पाइरोल, ये है थायोफीन, ये है पिरिडीन, ये है ट्रोपोन। तो देखिए इन कंपाउंड को थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आप लोगों को बार बार दिखते रहेंगे। अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप टाइम के साथ याद हो जाएंगे। अच्छा अब हम आ चुके हैं आगे। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह किनको कहते हैं, इनको कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप भी कहते हैं। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप से पता लग रहा है कुछ एटम या एटम्स के ग्रुप होंगे। इसमें इन्होंने मैंने डिफाइन कैसे किया है कि फंक्शनल ग्रुप डिफाइंड एज एन एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, जो कि एक मॉलिक्यूल में कहीं प्रेजेंट होगा, विच लार्जली डिटरमाइंस इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि उस कंपाउंड की जो भी पूरा मॉलिक्यूल है आपके पास, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर ही डिपेंड करती है। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो डेफिनेशन इतनी रटने लायक जैसी दिख रही है, कोई जरूरी नहीं है, आप ध्यान समझिए। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन था, आपने हाइड्रोजन को हटाया, एक G मतलब कोई भी ग्रुप जोड़ दिया, और मैं कह रहा हूं इस ग्रुप पर ही अब इसकी सारी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, तो ऐसे ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। एग्जांपल CH3 CH2, अगर मान लो यहाँ H होता तो ये हाइड्रोकार्बन होता, H हटा के आपने क्या लगा दिया, OH। तो आप जानते हैं अब छोटे क्लासेस से भी इसको कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अगर अब आप NaOH से रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो Na पे पॉजिटिव चार्ज है, OH पे नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में अगर अट्रैक्शन होगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा, और OH नेगेटिव और H प्लस मिलके क्या बना लेंगे, तो आप जानते हैं प्लस H2O। तो पहले ये हाइड्रोकार्बन था जब, यानी कि जब पहले यहाँ पे हाइड्रोजन था
तब ये NaOH से रिएक्ट नहीं करता था, लेकिन जैसे ही OH लगाया तो अभी रिएक्ट करने लगा इससे। तो इसका मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी OH आने से क्या हो गई है, कंपाउंड की बदल गई है। तो यही फंक्शनल ग्रुप का काम होता है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी है जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है, जिसी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ये CHO होता है एल्डिहाइड, CHO लिखा हो या C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। इधर जगह छोड़ी हुई है तो इधर कार्बन चेन हो, ये कीटोन है। इधर कार्बन से जुड़ा होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी ये हैं हेलोजन्स। क्लियर है। तो अब यहाँ से ये मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस वर्ड कई बार आपको इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा, और आइसोमेरिज्म में भी अगर इन सब चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो आइसोमेरिज्म को समझना थोड़ा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और सिस्टेमेटिक करना चाहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पढ़ना, तो हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको डिवाइड कर लेना चाहिए डिफरेंट ग्रुप में या फिर फैमिलीज में। इस किस बात के आधार पर हम इनको अलग अलग करेंगे, या तो उनके स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, और उनको हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, उनको हम अलग अलग सीरीज में डिवाइड कर लेंगे। कुल मिला के बात ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया भर के हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, जिनकी सिमिलर स्ट्रक्चर या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको अलग अलग सीरीज में रख लें, ताकि अब इनको पढ़ना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो ऐसी ही सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। तो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज ए फैमिली और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो स्ट्रक्चरली संरचनात्मक जो रूप से क्या है, सेम है, उनको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचिए सर पेपर में सवाल कैसा आएगा। पेपर में सवाल अभी बहुत आगे जाने पर आएंगे, ये तो वो बेसिक है जिनको पता होना चाहिए आप लोगों को। होमोलोगस सीरीज ही नहीं पता होगा, होमोलोगी क्या होते हैं नहीं पता होगा, तो आगे आने वाले क्वेश्चनों में दिक्कत होने लगेगी। अब ध्यान से देखिए, होमोलोगस सीरीज के इसने क्या कहा है, बस सिर्फ सुनते जाइए आप लोग। ऑल मेंबर कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं कह रहा हूं ये दो कंपाउंड है 1 और 2, ये दोनों होमोलोगस सीरीज के तभी होंगे जब दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम, जिसकी वजह से केमिकल प्रोटीन की क्या होगी, सेम। जो एडजेसेंट मेंबर है, एडजेसेंट मतलब जस्ट एक के बाद एक। चलिए एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो CH4 है मीथेन, इससे नीचे CH3 CH2 CH3। आप अगर ध्यान से देखेंगे इनमें किसी में भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन है। इसका अगर आप H को हटा के लगाएं, CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। अब ध्यान से देखिए, इस वाले में तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम हैं, तो हम इनको होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। कैसे कि तीनों के पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली सेम होगी। एडजेसेंट मेंबर मतलब जस्ट नेक्स्ट वाला, जस्ट नेक्स्ट वाले में CH2 का अंतर होता है। जरा इसको ध्यान से देखो, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, यही है इसका फॉर्मूला। कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, कार्बन 3 हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 और 7 और 1 8 और ऑक्सीजन। जरा ध्यान से देखो, इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का, इन दोनों में 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो एडजेसेंट का मतलब होता है जो जस्ट लगातार आ रहे हैं, उनमें CH2 का अंतर होगा। और हर एक मेंबर को, ये पूरी होमोलोगस सीरीज अल्कोहल की है, हर एक मेंबर को होमोलोग कहा जाता है। क्लियर है। ऐसे ही ये वाली जो सीरीज है पूरी, ये किसकी है, एल्केन्स की होती है। आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़कर आए भी हैं। क्लियर है। जैसे कि फिर से यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये एल्केन CH4 है, बिल्कुल सेम चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बना के दिखा दी है। और होमोलोगस सीरीज के जो सारे मेंबर हैं उन सब को हम एक ही जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये एल्केन है, तो आप देखिए अगर N और H2N+2 लिख देंगे तो बस आप N की वैल्यू पुट करते जाइए, आप अगले मेंबर तक पहुंचते जाएंगे। N की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 पे ये पुट करने पे 3 पे, यानी कि सभी के लिए, सभी होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर हैं उनको एक जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एल्कीन के फॉर्मूले में CN है तो H एग्जैक्ट उसके दुगने होते हैं। एल्काइन में C अगर N है
तो उसके दुगने से 2 कम होते हैं। अल्कोहल में आपने देख ही लिया, इस फॉर्मूले को आप अपने आप भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, आप अल्कोहल को देख रहे हैं कि कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, तो N की वैल्यू तो 1 2 3 होती जा रही है। उसके हिसाब से हाइड्रोजन जो है उसके दुगने से 2 ज़्यादा है और ऑक्सीजन सब में 1 ही है, तो फॉर्मूला बहुत ईजिली ड्राइव किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो पहले क्या होता था, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका नाम रखने का तरीका ये था कि वो जहाँ से भी पाए जाते थे उसी की तरह उनका नाम रख दिया जाता था। जैसे बटर उससे मिलता था जो, तो उसका नाम ब्यूटायरिक एसिड रख दिया। फॉर्मिका, लाल वाली जो चींटी होती है, रेड आंट, उससे मिलने वाले एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड रख दिया। विनेगर आप लोग जानते हैं, सिरका, उसमें जो है एसिटिक एसिड है। यूरिन से है तो यूरिया रख दिया गया। पर आप जानते हैं जिस तरीके से कंपाउंड मिलते जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस तरीके से नाम रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें कुछ सर्टेन रूल बनाने पड़े कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का किस तरीके से नाम रखा जाएगा। IUPAC नाम रखने के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे होगा। जो किसी भी नाम के आगे जुड़ते हैं वो है प्रीफिक्स। हालांकि प्रीफिक्स आप आगे देखेंगे 2 टाइप के होते हैं। जो पीछे जुड़ेंगे वो होते हैं सफिक्स। सफिक्स भी अभी आपको सीखने को मिलेगा, 2 टाइप के, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हम सीखेंगे। और एक होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट ये दर्शाता है कि उसमें कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन उसमें। ठीक है, किसमें, जो पेरेंट चेन है। सवाल ये है पेरेंट चेन कौन सी होगी, तो ये सब हम धीरे धीरे अब नेमिंग सीखते हुए चलेंगे। यानी कुल मिला के आपको समझा दिया गया है, एक है वर्ड रूट, कुछ उसके आगे लिखा जाएगा, कुछ उसके पीछे लिखा जाएगा। वर्ड रूट कार्बनों की जो संख्या है उसको दर्शाएगा पेरेंट चेन में। पेरेंट चेन क्या है इसका हमें आइडिया नहीं है, अभी हम सीखेंगे। तो चलिए देखिए, मान लीजिए पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना सीख लेंगे कुछ टाइम बाद। वैसे मैं बता देता हूँ, जो सबसे लंबी चेन होती है कार्बन की, स्ट्रेट लंबी चेन सबसे जो होती है उसको पेरेंट चेन कहते हैं। बाकी अभी हम बताऊंगा ही तुम्हें। देखो लिखा भी है साफ साफ, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड। यानी कार्बन की वो सबसे लंबी चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहे हो मैक्सिमम, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को लेती हुई जा रही हो, उसको हम पेरेंट चेन कहते हैं। पेरेंट चेन को कैसे सेलेक्ट करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैंने सबको तो नहीं लिखा है, लेकिन अगर पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है तो वर्ड रूट होगा मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रोप, ये हम छोटी छोटी क्लासेस पढ़ते जा रहे हैं। 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 ओक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक। बस इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है। 20 के लिए आइकोसेन वर्ड है, 30 के लिए ट्राइकोंटेन है, 40 के लिए टेट्राकोंटेन है, 100 के लिए हेक्टेन होता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत वर्ड रूट आइडिया है। तो यानी कि हमें पता चल गया, अगर हम पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना सीख लें तो उसमें कितने कार्बन हैं उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ड रूट का नाम बता देंगे। तो जो कार्बन चेन है उसको जनरल वर्ड जो रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द वर्ड रूट फॉर कार्बन चेन इज एल्क, यानी जनरल नाम है। जैसे कि C1 के लिए क्या था, मैथ, तो N के लिए हमने मान लिया है एल्क होगा बस। ठीक है, चलिए ज़रा ध्यान से समझिए इस बात को कि पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना सीखना है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 इसी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे लंबी पॉसिबल कार्बन चेन प्रेजेंट नहीं हो सकती। फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, डबल बॉन्ड भी नहीं। इसमें किसको सेलेक्ट करेंगे आप, अगर आप इसको, स्ट्रेट चेन का मतलब ये नहीं होता कि सीधी जा रही हो, स्ट्रेट चेन का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट कनेक्ट जुड़ते हो। ठीक है, ये तो बनाने का तरीका है। आप अगर इस कंपाउंड को चाहें तो ऐसे भी तो बना सकते थे, 1 2 3 4 5 6 और इसको ब्रांच बना देते, तो भी तो इस तरीके से एक ही बात आती ना। सबसे लंबी चेन का सीधा होना जरूरी नहीं है। तो इसमें सबसे लंबी चेन में 5 कार्बन है तो इसका वर्ड रूट पेंट हो गया। इसमें सबसे लंबी कार्बन में 6 कार्बन, चेन में 6 कार्बन है तो इसका वर्ड रूट हेक्स हो गया। तो वर्ड रूट सेलेक्ट करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके पीछे क्या लगेगा और उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वर्ड रूट के पीछे आप 2 चीज़ लिख सकते हैं, जो पहले जुड़ेगा वो प्राइमरी और जो उसके बाद जुड़ेगा वो सेकेंडरी। यानी अगर आपने यहाँ लिख दिया वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स ऐड करेंगे और फिर सेकेंडरी सफिक्स।
जैसे वर्ड रूट हमें किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन। तो प्राइमरी सफिक्स हमें किस चीज़ की नॉलेज देगा, वो हमें इस चीज़ की नॉलेज देगा कि चेन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर सैचुरेटेड हुई तो एन लगाएंगे उनके नाम के पीछे, डबल बॉन्ड हुआ तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो जनरल नाम क्या बन गया वर्ड रूट के लिए, तो एल्क बताया था मैंने, सैचुरेटेड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। बात समझ में आ रही है। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो हम डाई, ट्राई ऐसे एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये हम अभी आगे बहुत एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए अब एक तरीके से नाम लिख के दिखाते हैं। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 4 कार्बन है तो वर्ड रूट ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या हुआ, एन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। जस्ट लाइक 1 2 3 कितने कार्बन, 3, प्रोप, डबल बॉन्ड है एक, इन, प्रोप इन, ट्रिपल बॉन्ड है इथाइन। अब ये वाली बात जो ए वाली बात है कि यहाँ सर ब्यूट, जैसे 1 2 3 4 तो ब्यूट और डबल बॉन्ड कितने हो गए, 2, ब्यूट डाई इन की जगह ब्यूटा डाई इन क्यों आ गया है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। अब इनके वर्ड रूट के पीछे हमें कभी कभी ए लिखना पड़ेगा, कब, जब प्राइमरी सफिक्स एक कॉन्सोनेंट हो। जैसे कि आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, एक होते हैं वोवल, वोवल कौन से होते हैं, ए आई ओ यू। अगर प्राइमरी सफिक्स वोवल से शुरू होता हो तो आपको ए लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो तो आपको लिखने की जरूरत है। हिंदी में स्वर व्यंजन कहते हैं इन लोगों को नहीं, इन वर्ड्स को। तो देखिए ये डी से शुरू हो रहा है, जब तक ये ए ई से शुरू हो रहा था, ठीक है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये डी से शुरू हो रहा है तो इस केस में आपको इसके बीच में ए लगाना पड़ेगा। दिस इज ब्यूटा डाइइन। फिर से ये डी एक कॉन्स्टेंट है, ब्यूटा डाइइन से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी सफिक्स हमें किस चीज़ की नॉलेज देता है, सेकेंडरी सफिक्स हमें इस चीज़ की नॉलेज देगा कि फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है उसके बारे में। यानी कि वर्ड रूट से हमें क्या पता चला, कार्बन कितने हैं, प्राइमरी सफिक्स से पता चला कि इसके पास सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, और सेकेंडरी सफिक्स हमें बताएगा उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसके बारे में। और हर फंक्शनल ग्रुप के जो सफिक्स का नाम होता है वो कुछ स्पेशल होता है। जैसे अल्कोहल के लिए आप जानते हैं फंक्शनल ग्रुप तो OH होगा, लेकिन नाम के पीछे क्या जुड़ेगा, ओल। एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ON, ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड जुड़ता है एंड में। आप 10वीं क्लास से पढ़ चुके हैं इन बातों को, इसलिए मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ रही होंगी सारी की सारी बातें, ठीक है। बस एक तरीके से यूँ समझिए, मैं आप लोगों का रिवीजन करा रहा हूँ सो दैट कि हम आगे इन सबको इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, इसने कहा अगर प्राइमरी सफिक्स जो है का जो ई है उसको आप हटा सकते हैं, कब, जब सेकेंडरी सफिक्स वोवल से शुरू होता हो। बात को अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा तेज से बोल रहा हूँ तो वीडियो को रोकिए, उसको बात को दोबारा सुनिए। कहने का अर्थ है कि यहाँ मैं एग्जांपल से प्रूव करता हूँ। देखो 1 2 कितने कार्बन, 2, एथ। प्राइमरी सफिक्स क्योंकि कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एन। सेकेंडरी सफिक्स OH के लिए ओल। अगर सेकेंडरी सफिक्स वोवल से शुरू हो रहा है, किससे, O से, तो इसके ई को हटा सकते हैं तो नाम हो गया इथेनॉल, ब्यूटानोइक एसिड। तो किसके, क्योंकि ओइक एसिड लगेगा, ये है कीटोन, 3 कार्बन हो गए टोटल, प्रोपन, और सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, प्रोपानोन। बात समझ में आ गई है यहाँ तक, ठीक है। इसके अलावा लोकेंट रूल का मतलब होता है, लोकेंट का मतलब है एक तरीके से पोजीशन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। आगे जाके पोजीशन भी अलग अलग हो सकती है, तो पोजीशन को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। जैसे कि 1 2 3 कार्बन है तो आप 3 कार्बन के लिए प्रोपन आपको ये लिखना पड़ेगा कि दूसरी पोजीशन पर है कीटोन, तो 2 पोजीशन पे है ऑन। कभी भी अल्फ़ाबेट होंगे या न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी तो इनके बीच में हाइफन या ये माइनस का साइन जरूर लगाना है। क्लियर है, इन रूल्स को बहुत ध्यान से सुनते रहिए। प्रीफिक्स के बारे में मैंने क्या बताया, प्रीफिक्स के बारे में मैंने बताया प्रीफिक्स भी 2 प्रकार के होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसे सफिक्स से प्राइमरी सफिक्स भी कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, सेकेंडरी भी देगा। प्राइमरी सफिक्स ये बताएगा साइक्लिक है या नहीं है। अगर साइक्लिक है तो नाम के आगे साइक्लो लगा देंगे, साइक्लिक नहीं है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी हमें ये बताएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, कि कभी कभी ये बात ध्यान रखना, कुछ ग्रुप जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप
सारे फंक्शनल ग्रुप, ऐसा नहीं है कि हर फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स से जुड़ता हो। कुछ फंक्शनल ग्रुप को हम ब्रांच की तरह, सब्स्टिट्यूएंट मतलब होता है ब्रांच की तरह मान के चलते हैं। तो अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उनके लिए प्रीफिक्स यूज होगा। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर कभी भी हेलोजन हो तो वो आप फंक्शनल ग्रुप तो है वो हेलोजन्स, लेकिन उनका कभी भी सफिक्स नहीं जुड़ेगा, इनका क्या जुड़ेगा? प्रीफिक्स। और क्या जुड़ेगा? हेलो, यानी फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, NO2 को नाइट्रो, NO को नाइट्रोसो, N2 प्लस डाई एजो, OR को एल्कोक्सी, यानी कि मान लो CH3 है तो मेथोक्सी, एक कार्बन है, 2 कार्बन होते C2H5 तो एथोक्सी, इस तरीके से। R का मतलब है एल्काइल, हमेशा कार्बन चेन होगी सिर्फ, तो वो ब्रांच की तरह कंसिडर की जाएगी। PH इज फिनाइल, इस तरीके से, जैसे इसका नाम है CH3 CH2Br। अब आप देखिए वर्ड रूट 1 और 2 कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन है, तो वर्ड रूट हो गया एथ। ठीक है, क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप है लेकिन वो कौन सा वाला है? इन कैटेगरी में आ गया, यानी इनका सफिक्स नहीं प्रीफिक्स जुड़ता है, तो ये हेलोजन वाले में। तो क्या हो गया? ये ब्रोमोइथेन। बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये क्या हो गया? एक कार्बन है, मेथ, डबल बॉन्ड कहीं नहीं है तो एन, और ये नाइट्रो वाला जो है प्रीफिक्स जुड़ता है इसका, तो नाइट्रोमीथेन। जैसे इसका नाम करना है तो देखो, जो लंबी चेन है 1 2, ये है एथ वाली, तो पेरेंट हो गया एथ। अभी मैं समझाऊंगा कि एथर की नेमिंग वगैरह भी हम किस तरीके से करेंगे। तो एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है, इधर कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, एन हो गया, क्योंकि OH3 जो है ये है तो फंक्शनल ग्रुप लेकिन इसका प्रीफिक्स जुड़ता है। तो यानी कि आप लोगों को मैंने अब तक क्या पढ़ा दिया है, एक बात जरा ध्यान से समझ लीजिए कि अगर किसी का भी आपको नाम रखना है तो वर्ड रूट होता है एक, वर्ड रूट समझाता है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या है उसका सिर्फ छोटा सा आइडिया हमने अब तक लिया है कि सर पेरेंट चेन कार्बन की सबसे लंबी स्ट्रेट चेन होती है जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप और मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आ सकें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हमेशा सारी चीज़ आ जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करें। उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बताता है सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो एन इन आइन के हिसाब से। सेकेंडरी सफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, एक एक फंक्शनल ग्रुप को अभी डिटेल में देखेंगे। प्राइमरी सफिक्स बताता है साइक्लिक है तो साइक्लो आगे लिखेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है क्या? फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि कुछ फंक्शनल ग्रुप जो हैं उनको ध्यान रखना जिनका सेकेंडरी प्रीफिक्स जुड़ता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स जुड़ता है, जैसे कि हेलोजन, एल्कोक्सी, नाइट्रो, इस टाइप का मैंने आपको बता दिया। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें नेमिंग के लिए सिखाया गया कि किस तरीके से आप लोग नेमिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो कुछ ही एग्जाम्पल्स में मैं हर फंक्शनल ग्रुप के थोड़े थोड़े एग्जाम्पल दूंगा, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नेमिंग इस्तेमाल होगी जरूर ऑर्गेनिक की, पर इतनी सफिशिएंट है कि मैं जितने 1 2 3 लेक्चर बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, उसी में आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।